नमस्कार। आज है 26 अगस्त, दिन शुक्रवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल और दिन भर की तमाम अहम बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए तैयार हो जाइए, जो हम करेंगे आपके अपने फेवरेट शो में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। तो भाषा गलत है या आपका इरादा गलत है, ये तो कंज्यूमर को जानने का हक है और इस पर पूरी सफाई के साथ आईआरसीटीसी को आना चाहिए, वरना आप टेंडर निरस्त कर दीजिए। जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर। आईआरसीटीसी ने डेटा मोनेटाइजेशन से जुड़ा टेंडर किया रद्द। फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आगे चलकर फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स की होगी जरूरत। इंडिया 360 में जानेंगे कंपनियां किस तरह अपना रही हैं फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस का मॉडल। पासवर्ड स्टोर करने वाली ऐप लास्ट पास हुई हैक, कंपनी का दावा। यूजर्स का डेटा सेफ, इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। जब पासवर्ड स्टोर करने वाली ऐप ही नहीं सेफ, तो फिर आपका पासवर्ड कैसे रहेगा सुरक्षित? उतार चढ़ाव के बीच मजबूती के साथ बंद हुए बाजार। निफ्टी 17,500 के पार पहुंचा, सेंसेक्स 59 अंक चढ़कर बंद। सिनेमा एसजीएस टेक्नोलॉजी की अच्छी लिस्टिंग, करीब 20% के प्रीमियम पर लिस्ट होने के बाद शेयर 40% तक उछला। ड्रीम फोक सर्विसेज का आईपीओ करीब 57 गुना भरकर बंद। अनिल सिंघवी ने लिस्टिंग गेन के लिए निवेश की दी थी सलाह। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा आपको दिखाते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, खबरें किस तरह से आगे बढ़ रही थी। राजनीतिक हलकों में आज का दिन कांग्रेस के लिए बड़े झटके का दिन रहा। अरसे से नाराज चल रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आजाद ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा। जाते जाते गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर गंभीर सवाल उठाते हुए लिखा कि राहुल के उपाध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी बर्बाद हो गई। आजाद ने सोनिया गांधी को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज थे। वे कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में भी शामिल थे। G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलावों की मांग करता रहा। इससे पहले कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। समाजवादी पार्टी के कोटे से वो राज्यसभा पहुंचे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट गहराता जा रहा है। खनन पट्टे के मामले में चुनाव आयोग ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। हालांकि इस रिपोर्ट में क्या है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कयास कई तरह के हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत के विधायक पद के लिए उनको अयोग्य ठहरा दिया हो। हालांकि चिट्ठी झारखंड राज्यपाल के दफ्तर पहुंच चुकी है। चिट्ठी में क्या है इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत से पर्दा अब धीरे धीरे खुलने लगा है। आज सुबह सबसे पहले फोगाट की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस फुटेज में सोनाली फोगाट की हालत काफी खराब दिखाई दे रही है। वे खुद से चल भी नहीं पा रही हैं और उन्हीं के स्टाफ के साथी सुधीर उन्हें पकड़ कर ले जा रहे हैं, उनके जो पीए हैं। इस सीसीटीवी के सामने आने के बाद गोवा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक सोनाली को जबरन ड्रग्स दी गई थी और ये ड्रग्स उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने उन्हें दी थी। इन दोनों ने यह बात खुद गोवा पुलिस के सामने कबूल ली है। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। गोवा के आईजी ओमवीर सिंह ने कहा कि पार्टी में 2 और लड़कियां भी थी, उनकी पहचान कर ली गई है और पूछताछ के लिए उनको भी बुलाया गया है। रेवड़ी कल्चर यानी कि फ्री स्कीम्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री वीज के मुद्दे की जटिलता को देखते हुए मामला 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2013 में फ्रीबी पर आए सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय पर फिर से विचार करने की जरूरत है। मामले पर विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र को एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का प्रस्ताव भी भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक चुनावी लोकतंत्र में असली शक्ति मतदाताओं के पास होती है और वही पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनती है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के 2007 में दिए भाषण को हेट स्पीच के तौर पर नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट के सामने पेश तथ्य और आरोप लचर लगते हैं। पीठ को आरोपों में कोई दम नजर नहीं आया, इसलिए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में योगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। आपको बताएं कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी अर्जी में याचिकाकर्ता परवेज परवाज ने आरोप लगाया था कि योगी आदित्यनाथ ने 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में आयोजित एक बैठक में हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुस्लिम विरोधी अभद्र टिप्पणी की थी। नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी करने वाले आरोपी गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को आज कोर्ट ने 3 मामलों में जमानत दे दी है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में उसे जमानत नहीं मिली है। इसके कारण श्रीकांत को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको बताएं, नोएडा में 5 अगस्त को ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला से बदसलूकी करने के मामले में नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को 9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में टॉप पर बरकरार हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के आए सर्वे के मुताबिक 75% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर टॉप पर हैं। दुनिया के 22 नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 41% रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर रखा गया है। इससे पहले जनवरी 2022 और नवंबर 2021 में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर थे। बता दें कि यह सर्वे एजेंसी चुनावों, निर्वाचित अधिकारियों और मतदान के मुद्दे पर रियल टाइम मतदान डेटा देता है। और सुबह से लेकर शाम तक ये खबरें फ्लो में थी, लेकिन शाम होते होते जी बिजनेस की खबर का असर भी दिखा और शाम होते होते आई आज की सबसे बड़ी खबर, और ये खबर है आईआरसीटीसी के डेटा मोनेटाइजेशन के टेंडर से जुड़ी हुई। आईआरसीटीसी ने डेटा मोनेटाइजेशन से जुड़ा टेंडर अब रद्द कर दिया है। जी बिजनेस की मुहिम थी, जिस दिन से टेंडर की खबर सामने आई थी हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। टेंडर पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सवाल हमारे सीधे सीधे थे कि टेंडर क्या आम ग्राहकों के डेटा प्रोटेक्शन के चिंताओं को नजरअंदाज करके जारी किया जा रहा है। इस पर क्या कोई सफाई आईआरसीटीसी को देनी चाहिए या नहीं। हमने इस तरह के सवाल अपने शो में उठाए थे। मोनेटाइजेशन से जुड़ा टेंडर जब से जारी हुआ तब से जी बिजनेस ने आम आदमी के डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े सवालों को बड़ी ही प्रमुखता से उठाया। आईआरसीटी से सवाल भी पूछा, विशेषज्ञों के पैनल के साथ बाकायदा डिस्कशन भी किया और जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। हमने 18 अगस्त को जो शो किया था उसमें आईआरसीटीसी यूजर्स के डेटा को मोनेटाइजेशन करने का जो प्लान बना रही थी, जो टेंडर जारी हुआ था कंसल्टेंट की नियुक्ति से जुड़ा, उस पर कुछ सवाल उठाए थे। पहले आपको दिखाते हैं हमने किस तरह इस पूरे मुद्दे पर मुखरता से अपनी आवाज उठाई। आप हमारे डेटा से कमाई करना चाहते हैं बिना उसको बेचे हुए, ये थोड़ा सा अच्छा उसको शेयर भी करना है आपको, उसके लिए बाकायदा आपने कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए बाकायदा आपने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। तो कहना क्या चाह रहा है, मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी को कंप्लीट साफ तस्वीर के साथ सामने आना चाहिए। कह रहे हैं कि हो सकता है हमारी भाषा गलत हो, पहले ही मान रहे हैं कि हो तो भाषा गलत है या आपका इरादा गलत है, ये तो कंज्यूमर को जानने का हक है और इस पर पूरी सफाई के साथ आईआरसीटीसी को आना चाहिए, वरना आप टेंडर निरस्त कर दीजिए। सीधी सीधी बात ये। अमरीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, आखिरकार आईआरसीटीसी को टेंडर रद्द करना ही पड़ा और जो दलील अब आईआरसीटीसी दे रहा है वही तो हमने भी कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन बिल है ही नहीं और आप डेटा बेचने चले ग्राहकों का। जी बिल्कुल, जी बिजनेस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई थी। जी बिजनेस ने भी आईआरसीटीसी से वही सवाल किया था जो एक्सचेंज ने उनसे पूछा था। एक्सचेंज ने भी उनसे यही पूछा था कि क्या आप डेटा को मोनेटाइज कर रहे हैं, यानी कि क्या किसी भी तरह की प्राइवेसी को हम सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देश में इस समय कोई ऐसा बिल नहीं है, तो क्या हम ये गारंटी ले पाएंगे कि जो डेटा हम किसी से भी शेयर कर रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा। और आईआरसीटीसी ने आज अपने एजीएम के बाद ये फैसला लिया है कि हम इस बिल को, हम इस प्रोग्राम को जो कि डेटा मोनेटाइजेशन का है, वो टेंडर जो नियुक्त करने का है एक्सपर्ट को, वो टेंडर हम वापस ले रहे हैं। और इस बात की जानकारी उन्होंने एक्सचेंज को भी दे दी है। जिस दिन जी बिजनेस ये सवाल उठा रहा था उसी दिन एक्सचेंजेस
ने भी ये सवाल कंपनी से किया था और एक्सचेंजेस ने भी 18 अगस्त को ही पूछा था कंपनी से कि आप हमें इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। और आज अपनी एजीएम के बाद कंपनी ने बाकायदा एजीएम के बाद एक लिखित जवाब जो है एक्सचेंजेस को भेजा है और उनको ये बताया है कि जिस तरह की खबरें अखबारों में छप रही थी उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। आपका डेटा जो है हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन हम इस तरह का अगला कोई प्लान तभी करेंगे जब संसद में बाकायदा नया जो डेटा प्रोटेक्शन का बिल है वो पास हो जाएगा। यानी कि अगले डेटा प्रोटेक्शन बिल तक कंपनी इस तरह का कोई प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएगी, ये कंपनी ने स्पष्ट किया है। ये एक्सचेंजेस को जो रिप्लाई किया था उसमें ये तय है कि 18 तारीख का जो सवाल था उस पर जवाब दे दिया है। हालांकि कंपनी ने हमें जी बिजनेस ने जब कंपनी से दोबारा बात करनी चाहिए तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगले 1-2 दिन में हम आपके पास जो पुख्ता हमारा एजीएम में जो डिस्कशन हुआ था इसके अलावा आगे का क्या प्लान है उसको लेकर वापस आपके पास आएंगे। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि ग्राहकों का डेटा कंपनी के पास पूरी तरह सुरक्षित है और जी बिजनेस की मुहिम, जी बिजनेस ने जो सवाल उठाए थे उस पर एक्शन लेते हुए कंपनी ने अपना ये प्रस्ताव वापस ले लिया है। बिल्कुल। अब ये टेंडर वापस लिया है या ये विचार ही वापस ले लिया है? क्योंकि हमें तो विचार पर भी आपत्ति थी कि आप डेटा मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ही हास्यास्पद एक तरह से जो दलील थी आईआरसीटीसी के, वो ये कह रहे थे कि साहब हम डेटा को शेयर कर रहे हैं, हम बेचेंगे नहीं, शेयर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे थे कि हम कमाई भी करना चाहते हैं। तो बिना आप बेचे हुए शेयर करने के बाद कैसे कमा सकते हैं, इस पर भी हमने सवाल उठाए थे। तो टेंडर ही वापस लिया है या विचार भी वापस लिया है अमरीश? जी बिल्कुल, सवाल यही था हमारा आईआरसीटीसी से कि क्या आपने टेंडर वापस लिया या विचार ही वापस लिया। तो उनका साफ साफ कहना था कि हमने फिलहाल ये टेंडर, ये प्रक्रिया रद्द की है। ये प्रस्ताव बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इस पर अमल सिर्फ तब होगा जब नया डेटा बिल पास हो जाएगा कैबिनेट से और हम उसको और संसद से, और हम उसको देख पाएंगे कि उस बिल के क्या प्रॉज एंड कॉन्स से, किस नियम के तहत हमारे डेटा को हमको सुरक्षित रखना है और कितना हमको आजादी या कितना हमको लिमिट मिलती है उस डेटा को शेयर करने की। उसके बाद ही इस पर आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल यही है आईआरसीटीसी का स्टैंड कि अगले डेटा बिल तक, यानी कि जब देश के पास अपना नया डेटा प्रोटेक्शन का बिल होगा उसके बाद ही इस तरह का कोई प्रस्ताव आईआरसीटीसी विचार करेगी, वरना इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और फिलहाल टेंडरिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से रद्द है। जी बिल्कुल। और जी बिजनेस अपनी ये जिम्मेदारी उठाता रहेगा। हमने शो के दौरान भी उस दिन भी कहा था कि कंज्यूमर के डेटा से जुड़े हुए, उनके डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े हुए उनकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और ये इसलिए ज्यादा सेंसिटिव था, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं ये सेंसिटिव क्यों था। आईआरसीटीसी के पास जो डेटा होता है वो यूनिक होता है, यूनिक इन एवरी सेंस। यूनिक इसलिए होता है क्योंकि कोई झूठी जानकारी आईआरसीटीसी को कोई नहीं देता है। बिल्कुल सही नाम बताएंगे, सही स्पेलिंग के साथ बताएंगे, सही उम्र बताएंगे, सही डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, वरना तो टिकट रद्द हो जाएगा आपका। अगर गलत जानकारी दी गई तो टिकट रद्द हो सकता है, आपकी यात्रा कैंसिल हो सकती है, आप पे जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए हर कोई जो आईआरसीटीसी के पास डेटा जमा करता था वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक, बिल्कुल सही डेटा होता था, उसके गड़बड़ होने के कोई चांसेस नहीं होते। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आईआरसीटीसी का ये डेटा कहीं दूसरे हाथों में ना जाए। अमरीश कुछ कहना चाह रहे हैं। अमरीश बिल्कुल, आज जो आईटी मामलों की संसदीय समिति है उसने भी बैठक बुलाई थी और उस बैठक में भी आईआरसीटीसी को बुलाया गया था। उनसे यहाँ प्रेजेंटेशन देने को कहा गया था कि आपके पास किस तरह का डेटा है। तो कंपनी ने स्पष्ट किया कि लगभग 10 करोड़ ग्राहक हैं जिनका डेटा उनके पास सुरक्षित है, जिसमें से कि 7 करोड़ जो ऐसे ग्राहक हैं जो रेगुलरली इसको अपडेट करते रहते हैं या फिर अपने इस डेटा को हमको वापस मतलब रिफ्रेश करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर जो 7 करोड़ एक्टिव ग्राहक, इसके अलावा 10 करोड़ का पूरा डेटा है वो हमारे पास है। और जब संसदीय समिति ने उनसे पूछा था कि क्या आप ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि डेटा को आप सुरक्षित रख रहे हैं, तो कंपनी ने बिल्कुल आज की एजीएम के बाद, चूंकि वो बैठक थी तो उस बैठक में भी उनको यही रिप्लाई किया है कि हम जो मोनेटाइजेशन का हमारा प्लान था उस सवाल पे उन्होंने यही कहा कि टेंडर की प्रक्रिया तो हम रद्द कर रहे हैं, लेकिन डेटा हमारे पास है और डेटा को हम पूरी तरह सुरक्षित रख रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में जब बिल पास हो जाएगा संसद से, उसके बाद भी अगर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो जो भी कार्यक्रम होगा या जो भी प्रोग्राम बनेगा वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी के साथ ही जाएगा। हम किसी और को डेटा शेयर नहीं करेंगे। ये मॉडल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप आज की तारीख में अगर ओला या उबर बुक करते हैं तो उस ड्राइवर के पास आपका नंबर नहीं जाता, हालांकि एक दूसरे नंबर के जरिए रूट होकर आप उसको कॉल कर सकते हैं।
बिल्कुल वैसे ही मॉडल पे आईआरसीटीसी आगे इस डेटा मोनेटाइजेशन को काम करेगा, क्योंकि मोनेटाइजेशन तो उनको करना है, डेटा उनके पास है, लेकिन वो किसी भी तरह की शेयरिंग में अब नहीं पड़ने वाला है। आईआरसीटीसी ने बैकफुट पर ले ली इस योजना को और आने वाले दिनों में एक पूरे तरीके से फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इसको दोबारा लॉन्च करेंगे, लेकिन तभी जब नया डेटा बिल भारत के सामने होगा। बिल्कुल। और डेटा ब्रोकरिंग के इस बिजनेस में आने का फिलहाल जो आइडिया है वो आईआरसीटीसी ने टाल दिया है। जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल देश में जो ठोस कानून आने वाला है और उस पर विचार मंथन भी चल रहा है, उसको समिति के पास भी उसको वापस लिया गया, दोबारा उसको नए सिरे से सरकार लाने की तैयारी में, जब तक वो बिल नहीं आ जाता है तब तक आईआरसीटीसी इस डेटा ब्रोकरिंग के बिजनेस में आगे बढ़ने से अब उसने पीछे ले लिए हैं अपने कदम। और ये है जी बिजनेस का खबर का असर। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। कोरोना ने दुनिया भर में काफी कुछ बदल कर रख दिया और इन नए बदलावों में शामिल है फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस या फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर। फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस यानी कि आपको ऑफिस के साथ ही घर से काम करने की सुविधा मिल रही हो। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की आजादी दी। भारत की बात करें तो आने वाले वक्त में यहां पर भी फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस का चलन बढ़ने के आसार हैं। कंपनियां ऐसा कर भी रही हैं। हमने देखा कि वापस इकोनॉमी के पटरी में आने के बावजूद, तमाम ऑफिसेस दफ्तर खुलने के बावजूद लोगों को, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी दिया जा रहा है, जिसे हाइब्रिड वर्क कल्चर बोलते हैं। और आज इसी बात को दोहराया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस और वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम पर जोर दिया है। श्रम मंत्रालय के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि देश में श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए वर्क फ्रॉम होम काफी मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम और फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब एप्पल समेत कई बड़ी टेक कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को खत्म कर रही हैं। कोरोना महामारी के बाद जॉब को लेकर कई नए तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। कई लोग वर्क फ्रॉम होम करने की चाहत रख रहे हैं। कई कर्मचारी कम सैलरी में भी वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दे रहे हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक 74% कंपनियां वर्क स्पेस को लोकेशन सेंट्रिक के बदले पीपल सेंट्रिक बनाने पर जोर दे रही हैं। यानी कंपनियां कभी घर से तो कभी ऑफिस से काम करने की सुविधा देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जैसा हमने आपको बताया कि इसमें कुछ दबाव जब कंपनियों पर पड़ना शुरू हुआ तो एप्पल समेत कई कंपनियों ने यह भी कहा कि अब वापस लौट आइए, वर्क फ्रॉम होम बंद कीजिए कुछ विभागों के लिए और आप दफ्तर से काम करना शुरू कीजिए। लेकिन आज भी अगर आप कर्मचारी का मूड देखेंगे तो उसे हाइब्रिड वर्क कल्चर ही पसंद है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क स्पेस की चाहत रखने वाले 54% ऑक्यूपायर्स आईटी, कंसल्टिंग और न्यू टेक से जुड़े हुए हैं। वहीं जो लोग फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस में के फेवर में नहीं हैं, उनमें 44% लोग आईटी सेक्टर के हैं और उसके बाद ई कॉमर्स और कंसल्टिंग कंपनियां इसमें शामिल हैं। अब सवाल यह है कि क्या यही हाइब्रिड या फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस का जो कल्चर है वो आगे भी चलेगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर से महिलाओं के लिए क्योंकि इस बात का जिक्र किया है, तो क्या महिलाओं के लिए फ्यूचर का जो वर्क कल्चर है वो इसी तरह का हाइब्रिड और फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर वाला होगा? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ग्लोबल हंट के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील गोयल साहब जुड़ चुके हैं। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके नजर में सर ये फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर, अब देखिए इसमें दो तरह की चीजें हैं। कर्मचारी तो चाहता है, हालांकि कुछ कर्मचारी ये भी चाहते हैं कि वो घर से काम नहीं कर सकते, उनको ऑफिस में ही आना है, उनकी प्रोडक्टिविटी तभी उनको समझ में आती है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं अभी भी, खास तौर से महिलाएं, तो महिलाओं को वर्क फोर्स में बनाए रखने के लिए क्या यही हाइब्रिड या फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस का कल्चर आगे रहना चाहिए सर? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक नया आयाम आया है और मुझे लगता है कोविड के बाद शायद 2 साल तक हर कंपनी ने, हर इंडिविजुअल ने इसमें प्रैक्टिसिंग भी करी है। बहुत सारे ग्लोबल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनके इन्फॉर्मेशन बहुत सिक्योर्ड होती थी, वो शायद लोगों को रिमोट से वर्क करने नहीं देते थे, बहुत जगह तो मोबाइल तक अंदर ले जाने नहीं देते थे।
बट इस कोविड के टाइम पे मोबाइल मतलब जिसमें कैमरा होता है और बाकी चीज़ें होती है जहाँ इन्फॉर्मेशन लीकेज होने के चांसेस होते हैं, तो बट इस कोविड के दौरान अगर आप देखिए तो एक चीज़ क्या हुई है कि 100% रिमोट काम हुआ कम से कम 6 महीने से 1 साल एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के। उसके बाद धीरे धीरे वो ट्रेंड बनता चला गया। तो एक तो ये रियलाइज हुआ पूरी इंडस्ट्री में और डोमेन में कि कोई भी आदमी कहीं से भी काम कर सकता है। और अगर हमारे देश की बात देखें तो हम ऑफशोरिंग पे ही हमारा तो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू स्ट्रीम है ITES का, जहाँ पे कि ऑफशोरिंग होता है, यानी अमेरिका है या यूरोप है या जो दूसरे कुछ देश है जहाँ की सारी रिमोट एक्टिविटीज़ हम इंडिया से करते हैं, यानी वो ऑलरेडी रिमोट था। अब वो वर्क फ्रॉम ऑफिस से करते थे या वर्क फ्रॉम होम से करेंगे, वो एक अलग 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 डोमेन की डिबेट्स है। बट अल्टीमेटली अगर आप देखिए तो वर्क होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। बट वर्क में 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। एक है कोलैबोरेटिव अप्रोच, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ट्रैकिंग, लोगों का ऑनेस्टली एक सर्टेन आवर्स देना वर्क को, अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल फॉर सर्टेन आवर्स। जैसे कोई भी काम का टाइम होता है कि 9 बजे से 6 बजे तक आपको अवेलेबल होना है, तो हर किसी को अवेलेबल होना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ कंपनीज ने चैलेंजेस फेस करी हैं, जहाँ पे कि उन्होंने अगर किसी कंपनी ने बोला है कि आप सारे लोग ऑफिस आइए, इसलिए नहीं कि वो वर्क फ्रॉम होम को ख़त्म करना चाहते हैं, बट इसलिए क्योंकि उनको शायद कहीं ना कहीं लोगों से प्रोडक्टिविटी लेने में चैलेंजेस आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करवाने में या कोलैबोरेटिव अप्रोच रखने में। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में लोग ये भी फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं कि मेरी अगर आदत सुबह 6 बजे से उठ के काम करने की है या सुबह 7 बजे से है, तो मैं सुबह 7 बजे से कर लूँ, और उसके बाद अगर मान के चलिए मेरी आदत है रात को 11 बजे तक काम करने की, मैं तो 11 बजे कर लूँ। बट ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि पीक आवर्स में लोग अवेलेबल नहीं होते जब बाकी लोग अवेलेबल होते हैं। तो मुझे लगता है कि हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम तो रहेगा और ये हर कंपनी को रखना पड़ेगा, रखना चाहिए भी आपको एज ए अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर होने के लिए। उसके साथ इसमें एक चीज और ये भी कही जा रही थी जहाँ पे कि फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर जो है या वर्क फ्रॉम होम के जो ऑप्शंस हैं वो कंपनियों को इस लिहाज से भी मदद कर रहे थे कि उनको नया टैलेंट एक्वायर करने में आसानी हो रही थी। मसलन जो टियर 2 टियर 3 शहर हैं वहां से उनको टैलेंट एक्वायर करने में आसानी हो रही थी। आप जिस भी शहर में हैं, और छोटे शहरों में टैलेंट की भरमार है, उनको बस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इंडस्ट्री ने देखा है। तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन ये था कि जो छोटे शहर में कहीं भी है वो अपने घर के आसपास से वहीं काम करना चाहता है, आप वहीं से काम करो। तो कंपनियों के लिए ये सहूलियत भी आ रही थी। तो आपको लगता है कि इसके हाँ बोलिए सर जी। इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। आप सही कह रहे हैं कि एक तो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट खत्म हुआ। अब तो टियर 2 तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, टियर 2 एंड टियर 3। अगर आप पहले सेम शहर में भी अगर कोई आदमी 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर रहता था तो या तो कंपनी के लिए वो नो हायरिंग जोन होता था, या वो इंडिविजुअल भी बोलता था मैं रोज 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर वन साइड ट्रैवल नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत ही टायरिंग होता था। तो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट खत्म हो गया। आप टियर 2 टियर 3 किसी भी सिटी से ढूंढ सकते हैं। रियल एस्टेट पे जो प्रेशर था वो रिड्यूस हुआ है, तो कंपनीज के ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हुए हैं, कहीं ना कहीं कंपनीज फिजिबिलिटी दे पा रही है उसके वजह से, और हर कंपनी का काम हो पा रहा है। इसमें तो कहीं दो मत नहीं है कि इससे हमारे मेट्रो सिटीज़ के जो ट्रैफिक पे प्रेशर था, रियल एस्टेट पे प्रेशर था, लोगों के रहने पे बहुत सारी दिक्कतें थी लोगों के, वो सारी चीज़ें ईज आउट हो रही हैं। बट अभी भी आज के डेट में अगर देखें तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ इंडस्ट्री में, जो कि हम बोलते हैं IT है, ITES है, कंसल्टिंग है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स हैं, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या ऑफशोर सेंटर्स हैं। टिपिकली जो सर्विसेज बेस्ड और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेसेस हैं, जो कि नॉलेज बिजनेसेस हैं, नॉलेज प्रोसेसेस सेंटर्स हैं, जो लोग कहीं भी बैठ के अगर उनके पास एक अच्छा इंटरनेट है, पावर अवेलेबिलिटी है और वो उस पर बैठ के सिस्टम पे काम कर सकते हैं, तो वो काम कहीं से भी किया जा सकता है। बट इसके अलावा जो जितने सेक्टर्स हैं बाकी दूसरे, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग्स है, जहाँ टच एंड फील है, ब्रिक एंड मोटर इन्वायरमेंट है, वहाँ पे चैलेंजेस हैं। वहाँ पे लोगों को अभी भी आना पड़ता है ऑफिस, और उनके ऑफिस या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ भी बोलिए, उसके बिना आए बिना काम नहीं हो सकता। बट हाइब्रिड मॉडल होने से एक एडवांटेज है कि आप हफ्ते में या पूरे दिन में आप पूरे आवर्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो। लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, बहुत सारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से नहीं बल्कि लोगों की प्रोडक्टिविटी की वजह से, एफिशिएंसी की वजह से। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल इवॉल्व हुआ है, चाहे वो क्राइसिस की वजह से हुआ है, और एक चीज और अपॉर्चुनिटी है जिसको हर कोई यूटिलाइज कर सकता है। और एक और चीज है सर, एक और चीज है, जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर था तो उस वक्त कंपनियों का मार्जिन भी बढ़ा है, क्योंकि कंपनियों को सेविंग्स भी हुई हैं वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में, क्योंकि कंपनियों पर जो बिजली और इन सब दफ्तर के जो तमाम जो कॉस्ट्स होती हैं
उनका भी सेव हुआ। और जब वापस ओपन अप हुआ तो कंपनियों पर दबाव कम रहा, क्योंकि सेविंग्स ऑलरेडी थी उनके पास वर्क फ्रॉम होम के उसमें। तो अब यही न सिर्फ प्रोडक्टिविटी के मोर्चे पर, बल्कि इन टर्म्स ऑफ सेविंग और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, हर मोर्चे पर वर्क फ्रॉम होम अच्छा साबित हुआ है कंपनियों के लिए। इसलिए कंपनियां अब नहीं चाहेंगी कि वर्क फ्रॉम होम का, हाँ पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम तो नहीं होगा, लेकिन हाइब्रिड कल्चर जिसका जिक्र कर रहे हैं और जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस का ये ऑप्शन हमेशा रहेगा और खास तौर से महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आइए आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी का रुख करते हैं। आज हर चीज ऑनलाइन मौजूद है, आपके बैंक अकाउंट से लेकर आपका ईमेल अकाउंट। ऑनलाइन की दुनिया में इन सबको सुरक्षित रखने के लिए आपको अलग अलग पासवर्ड्स भी रखने पड़ते हैं। कई लोगों के लिए सभी पासवर्ड्स याद रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में वो मदद लेते हैं पासवर्ड स्टोरेज ऐप्स की। लेकिन क्या पासवर्ड स्टोरेज रखने वाले ये ऐप्स अपना ही पासवर्ड सुरक्षित रख पाने में सक्षम है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दुनिया भर के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का पासवर्ड मैनेज करने वाली ऐप ही हैक हो गई। दुनिया के सबसे फेमस पासवर्ड स्टोरिंग ऐप्स में से एक है लास्ट पास। इस ऐप पर 3 करोड़ से ज्यादा यूजर्स अपने पासवर्ड स्टोर करते हैं। इसी ऐप को हैकर्स ने हैक कर दिया। खुद लास्ट पास ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हैकर्स ने इसके सोर्स कोड तक को एक्सेस कर लिया था, उसकी एक्सेस हासिल कर ली थी। हैकर्स ने कुछ सोर्स कोड जो हैं और वो कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन को भी चुरा लिया। हालांकि कंपनी ने साफ किया कि किसी भी यूजर का पासवर्ड डिटेल चोरी नहीं हुआ है। लास्ट पास भले ही कहे कि यूजर्स के पासवर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन हैकर्स के इस सिस्टम तक पहुंचना चिंता वाली बात तो है ही। क्या पता पासवर्ड्स तक भी पहुंच गए हों, कंपनी छुपा रही हो, कौन जानता है। इस हैकिंग से कम यह पता चलता है कि पासवर्ड स्टोरिंग ऐप भी हैक हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपना पासवर्ड इतना स्ट्रांग बनाएं, मुश्किल बनाएं कि उसे हैक करना किसी के लिए संभव ही ना हो। आइए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कंवलजीत कौर का रुख करते हैं। कंवलजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम बताइए, पासवर्ड स्टोर करने वाली ऐप का खुद ये हाल है तो फिर हम कहां उम्मीद लगाएं, क्या किया जाए मैम? जी, डेफिनेटली बहुत बड़ी एक मुद्दा है कि जहां हम अपने पासवर्ड स्टोर करते हैं वो पासवर्ड ही हैक हो जाता है। आज की डेट में हम कहीं भी जाएं, चाहे हम बैंकिंग साइट पे जाएं, चाहे हम अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट साइट पे जाएं या हम किसी और साइट पे जाएं, हमें बोला जाता है कि एक कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बनाएं। और कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बनाना तो ईजी है, बट उसको याद रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम जैसे लोग पासवर्ड मैनेजर का सहारा लेते हैं। पासवर्ड मैनेजर इज़ लाइक अ वॉल्ट, एक ऐसी तिजोरी है जिसके अंदर हम अपने सारे पासवर्ड सेव कर देते हैं और वो सिक्योर हो जाता है। बट एक फ्लिप साइड है इस कहानी का, और वो ये है कि हम अपने सारे एग एक ही बास्केट में डाल देते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी तरह से ये पासवर्ड हैक हो जाए तो हमारे सारे पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। सो पासवर्ड मैनेजर अपने साथ डेफिनेटली एक बहुत बड़ी रिस्क लेकर आता है, और यही एक मुद्दा आज की डेट में हम देख रहे हैं। जैसे लास्ट पासवर्ड का सिक्योर कोड, डेवलपर कोड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। बहुत सारे यूज़र के मन में एक डाउट है कि कहीं उनके पासवर्ड, उनके क्रेडेंशियल्स कहीं वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो गए। सो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, और ये पासवर्ड मैनेजर के साथ ही आती है। जी, तो ये आते हैं कि साहब हम आपका बहुत बड़ा पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, राइट? हम आपको एक बहुत बड़ा सोल्यूशन दे रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या ये पेन लेना चाहिए लोगों को? ये डिपेंडेंसी जो है कि यार मेरा पासवर्ड चलो यहाँ इनके पास सुरक्षित है, हम भूल जाए, ये डिपेंडेंसी ऑन एप्स है तो वो भी थर्ड पार्टी ना, चाहे वो किसी ऐप को के पास आप जा रहे हैं। बेटर ये नहीं है क्या कि आप खुद इतने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाएं और उनका मैनेजमेंट खुद अपने हाथ में रखें कि ऐसी नौबत ही ना आ पाए? देखिए, ये कहना आसान है, लेकिन आज की डेट में हम लोग इतनी ऑनलाइन साइट्स यूज़ करते हैं कि ये बहुत मुश्किल है कि हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बनाएं और उनको याद भी रखें। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। चाहे हम बैंक की बात करें, चाहे हम शॉपिंग साइट्स की बात करें, हम अपने ईमेल्स करें, एक पर्सन के पास 10-10 अकाउंट होते हैं, और ये प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम सारे कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड्स को याद रख पाएँ। और मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूँगी कि पासवर्ड मैनेजर्स उतने भी इनसिक्योर नहीं हैं। हमारे पास आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चाबी है जिसको हम कहते हैं मास्टर पासवर्ड।
और ये मास्टर पासवर्ड पासवर्ड मैनेजर ऐप्स के पास नहीं होता। तो आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक लॉकर है जिसके अंदर आपने सारे अपने वैल्यूएबल आइटम तो रख दिए, लेकिन उसकी अभी भी मास्टर की आप ही के हाथ में है और वो पासवर्ड मैनेजर्स के पास नहीं होती। हमें कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बनानी चाहिए, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड्स याद रखना, खासकर अगर वो बहुत सारे हैं तो प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। पासवर्ड मैनेजर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन जो ये लॉजिक दे रहे हैं, जैसे लास्ट पास दे रहा है लॉजिक कि साहब हमारा डेवलपर कोड इन्होंने हैक किया है, आपके पासवर्ड्स तक इनकी पहुंच नहीं है, क्या इस बात की गारंटी है कि वो हमारे पासवर्ड्स तक नहीं पहुंचे हों? जो इनकी दलील है उसमें कितना दम आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये बहुत ही डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मास्टर पासवर्ड के ऊपर एक्सेस मिल जाए हैकर को। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐप्स कंपनी को खुद उस मास्टर पासवर्ड के ऊपर एक्सेस नहीं होता। जिस चीज़ के ऊपर ऐप कंपनी को खुद एक्सेस नहीं है, उसका एक्सेस हैकर का लेना बहुत डिफिकल्ट है। सो मोस्टली पासवर्ड मैनेजर कंपनीज हमारे पासवर्ड्स को एनक्रिप्ट कर देती है, और मास्टर पासवर्ड एक वो चाबी है जो सिर्फ और सिर्फ यूज़र के पास होती है। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ यूज़र कि हम अपना मास्टर पासवर्ड संभाल के रखें और उसे ऑनलाइन ना सेव करें। मैं यहाँ एक बहुत ही ट्रेडिशनल सॉल्यूशन दूंगी कि एक पेन एंड पेपर लें, अपना मास्टर पासवर्ड उस पर रखें, लेकिन उसे ऑनलाइन ना डालें, क्योंकि किसी भी कारण से अगर आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर्स, आपके मोबाइल हैक हो गए तो उस समय आपका मास्टर पासवर्ड भी चला जाएगा। वो मास्टर पासवर्ड आप सिक्योर्ड रखें और उसको जितना स्ट्रांग बना सकते हैं उतना बनाएं। ऑलराइट, एक आखिरी सवाल मैम, इस पूरे एपिसोड के बाद क्या आप रिकमेंड करेंगी अभी भी कोई ऐप मैनेजमेंट ऐप, पासवर्ड मैनेजमेंट ऐप क्या कोई रिकमेंड करेंगी कि लोगों को जाना चाहिए? मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं आपसे, लेकिन ये सर्विस क्या अवेल अभी भी करनी चाहिए लोगों को? जी, मैं बिल्कुल कहूँगी कि हमें करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐप कंपनी ऐसी हैं जो बहुत ही हाई लेवल ऑफ एन्क्रिप्शन यूज़ करती हैं। इनफैक्ट वो हमें ये भी बताती हैं कि कोई डेटा ब्रीच तो नहीं हो गया। जब हम पासवर्ड बनाते हैं, वो उसको अपने बैकएंड पे चेक करके ये देखते हैं कि किसी तरह का डेटा ब्रीच तो नहीं हो गया। और मैं आप यूज़र्स को एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन देना चाहूँगी कि अपना मास्टर पासवर्ड हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ सिक्योर कीजिए। चाहे वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका ईमेल प्लस मोबाइल OTP है, या किसी भी तरीके का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर लगाइए। एंड लास्ट बट रियली नॉट द लीस्ट इज कि अपना पासवर्ड आप इजी टू गेस मत करिए। आज की डेट में हैकर आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गेस कर सकता है, क्योंकि वो आपका इंस्टा देखता है, वो आपका फेसबुक देखता है। आप कॉम्प्लिकेटेड बनाइए, कोई भी 3 रैंडम वर्ड्स यूज़ कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वाइट कॉफ़ी ग्रेट। अब ये 3 वर्ड्स का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन ये पासवर्ड गेस करना बहुत मुश्किल है। ये मास्टर पासवर्ड अगर आप इस तरह से बनाते हैं, इसको गेस करना या हैक करना अपने आप में बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी बन जाएगा। ये मास्टर पासवर्ड आप अपने पास सिक्योर्ड रखिए। लेकिन पासवर्ड मैनेजर इस समय पर बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। कुछ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो वर्ल्ड रिनाउंड हैं और बहुत ही हाई लेवल ऑफ एन्क्रिप्शन भी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी बताते हैं। बिफोर वी एंड मैम, बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि ये पासवर्ड मैनेजमेंट एप्स करती क्या हैं, जरा उसके बारे में भी संक्षेप में बता दें। जी, सो अगर मैं बहुत ही आम भाषा में बोलूँ तो ये एक लॉकर है, एक वॉल्ट है, जिसके अंदर सारे के सारे पासवर्ड रख दिए जाते हैं। जैसे कि गूगल क्रोम एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड पासवर्ड ऐप है, जिसके अंदर जैसे ही आप अपने पासवर्ड डालते हैं, वो आपसे पूछता है कि क्या ये पासवर्ड हम सेव कर लें। अगर आप एप्पल यूज़ करते हैं या आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि हाँ, आप यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप अपना जीमेल या कोई भी अकाउंट खोलते हैं, आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड वापस डालने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ से ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाता है। और ये जैसे ही डेटा को लेते हैं, उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं। एनक्रिप्शन बहुत ही साधारण शब्दों में बोलूँ तो एक कोडिंग है जो सिक्योर कर देती है, जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ एक ऑथराइज्ड यूज़र के पास होगी, जिससे वो आपकी चाबी से डिक्रिप्ट कर सकता है आपके डेटा को। तो ये एक वॉल्ट की तरह है जिसमें हम अपने पासवर्ड सेव जैसे क्रोम मैम हमसे पूछता है कि हम आपका पासवर्ड रिमेंबर करें या नहीं, तो ये क्रोम कर रहा होता है या क्रोम के लिए कोई थर्ड पार्टी कर रही होती है?
देखिए बैकएंड में सो हम इसे क्रोम के नाम से ही जान सकते हैं। हो सकता है कि गूगल भी कोई थर्ड पार्टी यूज़ करता हो या हो सकता है गूगल का अपना ही हो। इस पे कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके साथ बहुत सारी कंपनी जैसे एप्पल भी हमें इस तरह की ऑप्शन देता है। लास्ट पास एक बहुत ही अनदर एक ऑप्शन है। फर्स्ट पास, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हमें पासवर्ड मैनेजमेंट या पासवर्ड प्रोटेक्शन का एक सॉल्यूशन देती हैं। ओके। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी डेवलपर्स यूज़ करती हैं, कुछ के अपने इन हाउस होते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत कौर। बहुत ही आसान भाषा में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए दी हैं। वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ें और एक और टेक से जुड़ी हुई जानकारी है। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। सरकार ने विंडोज में कुछ गंभीर खामियां पाई हैं और ये खामियां आपके कंप्यूटर का एक्सेस किसी हैकर को दे सकती हैं। विंडोज यूजर्स के लिए ये सरकार की कौन सी चुनौती है और उससे पार पाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए क्या करना है आपको, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 या 11 इंस्टॉल्ड है? क्या आप माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016-2022 इस्तेमाल करते हैं? अगर हां, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करके बताया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक खामी मिली है जो विंडोज डिफेंडर को भेदने में सक्षम है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT-in ने ये एडवाइजरी जारी कहा है और कहा है कि इस खामी की वजह से हैकर्स आपके कंप्यूटर्स को हैक कर सकते हैं। विंडोज सिस्टम में जो बग मिला है उसकी मदद से हैकर्स ऑथराइज्ड यूजर बन सकते हैं और पूरे डोमेन की एक्सेस हासिल कर सकते हैं। CERT का कहना है कि इससे उन कंपनियों और संस्थाओं को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है जिनका सर्वर इन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बग माइक्रोसॉफ्ट के 43 अलग अलग वर्जन को प्रभावित कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्जन इस बग से प्रभावित है उसमें विंडोज 10 और 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा विंडोज सर्वर 2016, 2019 और 2022 के अलग अलग वर्जन भी प्रभावित हुए हैं। सरकार की तरफ से यूजर्स को इन विंडोज वर्जन को अपडेट करने के लिए कहा गया है। अपडेट करने के लिए आपको सेटिंग्स टैब में जाना है और वहां से विंडोज डिफेंडर को अपडेट करना होगा। इससे पहले CERT ने गूगल क्रोम में भी कुछ खामी पाई थी और उसको लेकर एडवाइजरी जारी की थी। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में आने वाले इन बग्स से बचने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑटोमेटिक अपडेट वाला फीचर ऑन रखें। इससे टाइम पर आने वाले अपडेट अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे और आपका सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप न सिर्फ झूठे दावे करती है बल्कि लोन देने के बाद लोगों को प्रताड़ित भी करती है। ऐसे ऐप्स के खिलाफ जी बिजनेस लगातार मुहिम चला रहा है और अब इन ऐप्स पर शिकंजा कसने के लिए गूगल भी आगे आ रहा है। गूगल ने लोगों को कर्ज के जाल में फंसाने वाले 2000 ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से हटा दिया है। देखिए रिपोर्ट। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का असर लगातार जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद अब गूगल ने डिजिटल लेंडिंग ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 2000 से ज्यादा लोन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। इन लोन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटाने के पीछे गूगल ने तर्क दिया है कि कई ऐप्स गूगल के बनाए नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे। गूगल के मुताबिक इन ऐप्स ने अपनी कई जानकारियां छुपाई थी और लोगों को गलत जानकारी देकर अपने कर्ज के जाल में फंसाया है। गूगल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गूगल की कोशिश रहती है कि वो यूजर सेफ्टी को प्राथमिकता दे और डिजिटल अपराध को होने से रोके। इसके साथ ही गूगल अपने यूजर्स की सुरक्षा के लिए सरकार से बातचीत करने के पक्ष में है। कंपनी ने यह भी कहा है कि कई ऐप्स अपनी जानकारी को छुपाते हैं और सही डिस्क्लोजर नहीं डालते। ऐसे में इन ऐप्स पर कार्रवाई की गई है। कोरोना काल में जब देश में रोजगार का संकट गहराया तो अचानक से गैर रजिस्टर्ड लेंडिंग ऐप्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। ऐप्स लोगों को लोन देने के बाद उनसे 200% तक ब्याज वसूलने लगे। यही नहीं, कर्ज चुकाने के बावजूद लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता रहा। इन ऐप्स के कर्ज के जाल में फंसकर कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। इस दौरान जी बिजनेस ने इन फर्जी लोन ऐप्स के खिलाफ ऑपरेशन हफ्ता वसूली चलाया था। इसका काफी असर देखने को मिला। आरबीआई भी हरकत में आया। अपनी गाइडलाइंस भी आरबीआई ने जारी की और साथ ही साथ गैर रजिस्टर्ड लेंडिंग ऐप से सावधान रहने की हिदायत भी दी।
आरबीआई ने कर्ज के जाल में फंसे लोगों को पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सलाह दी थी और अब गूगल ने ऐसे 2000 फर्जी लोन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। फिलहाल जी बिजनेस की मुहिम हफ्ता वसूली जारी रहेगी जब तक ऐसे फर्जी लोन ऐप्स पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन ये ट्विन टावर्स कई ऐसे सवाल खड़े कर जाएंगे जिनके जवाब जानना जरूरी होगा। सबसे पहला तो ये कि ये टावर बने ही क्यों, किसने बनने दिए, नोएडा अथॉरिटी ने इसे उस वक्त क्यों नहीं रोका जब ये अवैध रूप से बन रहा था, जिन अधिकारियों ने इसे मंजूरी दी, जिनके दस्तखत हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई और क्या ये कार्रवाई माकूल है, पर्याप्त है। नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर की मिली भगत का खामियाजा अंत तो गतपा, आखिर खरीदार क्यों भुगते? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। नोएडा के सेक्टर 93A का 32 मंजिला ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। इसके ध्वस्त होते ही उन लोगों के सपने भी टूट जाएंगे जिन्होंने इसमें फ्लैट खरीदा था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर के बिल्डर सुपरटेक से फ्लैट खरीदारों को 12% ब्याज के साथ पैसे लौटाने का भी आदेश दिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे फ्लैट खरीदार हैं जिन्हें आंशिक रिफंड मिला है, तो कई ऐसे खरीदार हैं जिन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। सवाल उठता है कि आखिर नोएडा अथॉरिटी ने ट्विन टावर के निर्माण को लेकर इजाजत किस आधार पर दी? अथॉरिटी के अधिकारियों और सुपरटेक की मिलीभगत पर बड़े अधिकारी आंख क्यों मूंदे रहे? मामले में जितना बिल्डर को जिम्मेदार माना जा रहा है, उतना ही जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी भी है। पहले समझते हैं पूरा मामला। नोएडा अथॉरिटी ने 2004 में एमरल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के तहत 9 मंजिली इमारत के 14 टावर के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। साल 2006 में नोएडा अथॉरिटी ने इसमें बदलाव करते हुए 9 मंजिले की जगह 11 मंजिल के निर्माण के साथ टावरों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी। साल 2009 में अथॉरिटी ने 17वें टावर को भी मंजूरी दे दी। यहीं से ट्विन टावर विवाद की शुरुआत हो गई। बिल्डर की मनमानी से नाराज फ्लैट बायर्स ने आरडब्ल्यूए बनाई और लड़ाई 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ले गए। हाईकोर्ट का फैसला आरडब्ल्यूए के पक्ष में आया। कोर्ट ने टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया। बिल्डर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला आरडब्ल्यूए के पक्ष में ही दिया और साल 2021 में ट्विन टावर गिराने का आदेश दिया। ट्विन टावर के गिराने की वजहों की बात करें तो आरडब्ल्यूए की ओर से दलील दी गई कि घर खरीदते वक्त बिल्डर ने जिसे ओपन एरिया दिखाया था वहीं ट्विन टावर खड़ा कर दिया। ट्विन टावर के पूरे प्रकरण से फ्लैट खरीदारों को एक बड़ा सबक ये मिला है कि कोई भी इन्वेंट्री खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। घर खरीदने से पहले इससे जुड़े लीगल कागजात की पूरी जांच पड़ताल करना जरूरी है। लैंड रिकॉर्ड की जानकारी लेने के साथ बिल्डर बायर एग्रीमेंट के सभी पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि आपको जानकारी रहे कि बिल्डर कितना ओपन एरिया दे रहा है। इसके बाद फ्लैट का कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR के साथ वैलिड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का भी होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा बिल्डर का किस बैंक से टाई अप है, बैंक उस इन्वेंट्री पर लोन दे रहा है या नहीं, ये भी अहम पहलू है। फ्लैट की लोकेशन और पोजेशन को लेकर बिल्डर और बायर के बीच स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इसे लेकर कोई विवाद न उभरे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय वायुसेना की ताकत से दुनिया वाकिफ है। इसकी ताकत की झलक इस बार ऑस्ट्रेलिया के आसमान में देखने को मिली। एयरफोर्स एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 के दौरान भारत के लड़ाकू विमान सुखोई 30 में हवा में रिफ्यूलिंग की गई। तस्वीरें हैरान कर देंगी। हिंदुस्तान की वायु शक्ति देखिए। विदेशी आसमान, सुखोई की उड़ान। 16 देशों ने देखा हिंदुस्तान का दम। सुखोई की उड़ान, जय हिंदुस्तान। भारतीय वायुसेना के दमखम की ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से आई हैं। मौका है ऑस्ट्रेलिया में चल रही पिच ब्लैक एक्सरसाइज का, और ये दुनिया भर के 100 फाइटर जेट के बीच सुखोई का शक्ति प्रदर्शन है। ऑस्ट्रेलिया में चल रही इस पिच ब्लैक एक्सरसाइज के दौरान फाइटर जेट सुखोई 30 में हवा में रिफ्यूलिंग की गई। फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट और स्पेस फोर्स यूनिट ने इस काम में मदद की।
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नीले आसमान में सुखोई 30 के अगल बगल 2 फाइटर जेट आते हैं। दोनों फाइटर जेट के पायलट सुखोई के विंग से जुड़े फ्यूल पाइप से अपना जेट कनेक्ट करते हैं और इसके बाद रिफ्यूलिंग की गई। विदेशी आसमान में ताकत दिखाने के लिए भारतीय वायुसेना ने 4 सुखोई और 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 फाइटर जेट भेजे हैं। 19 अगस्त से शुरू हुआ पिच ब्लैक 2022 8 सितंबर तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय सेना की ताकत भी लगातार बढ़ रही है और अब सेना को जो नया हथियार मिला है उससे चीन और पाकिस्तान का परेशान होना लाजमी है। ये हैं स्वॉर्म ड्रोन। ये स्वॉर्म ड्रोन अब तक चीन का अहम हथियार माना जाता था, लेकिन अब उसे भारत से चुनौती मिलेगी। इस स्वॉर्म ड्रोन्स की खासियत यह है कि इसका निशाना अचूक है, तभी तो इन्हें दुश्मनों के लिए उड़ती हुई मौत भी कहा जाता है। भारतीय सेना को अब नई ताकत मिल गई है। इसका निशाना अचूक है। आसमान में दुश्मनों के लिए उड़ती मौत। भारतीय सेना के नए योद्धा, जी हां, ये हैं स्वॉर्म ड्रोन। भारतीय सेना का नया सुरक्षा कवच है। इनकी मौजूदगी का मतलब सुरक्षा की पूरी गारंटी। आसमान में ये दुश्मनों का काल साबित होंगे और इनकी बदौलत मिलने वाले सुरक्षा कवच को भेद पाना चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। स्वॉर्म ड्रोन अब भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। 2 भारतीय कंपनियों के बनाए ड्रोन खरीदे गए हैं। ये ड्रोन मैकेनाइज्ड फोर्स को दिए गए हैं। स्वॉर्म ड्रोन से न सिर्फ सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकेगा, बल्कि जमीन पर सैनिकों की मदद के लिए ये दुश्मनों की टोली पर भी हमला करेंगे। एक साथ बड़ी तादाद में होने की वजह से स्वॉर्म ड्रोन्स पर दुश्मनों की एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें भी बेअसर होंगी। एक झुंड के भीतर ड्रोन कई तरह के मिशनों को अंजाम दे सकते हैं। टैंकों के खिलाफ हमले, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, गोला बारूद रखने वाले क्षेत्र, ईंधन डंप और आतंकी लॉन्च पैड पर हमले में ये स्वॉर्म ड्रोन्स कहर बरपा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये स्वॉर्म ड्रोन्स बिना किसी मानव हस्तक्षेप के दुश्मन के इलाके में अंदर तक न केवल घुस सकते हैं, बल्कि अपने टारगेट की पहचान कर उन्हें खाक भी कर सकते हैं। स्वॉर्म ड्रोन तकनीक में चीन पहले ही तेजी से आगे बढ़ चुका है और अब भारत उसे चुनौती देता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाजार की कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार उतार चढ़ाव के बीच हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। आज के कारोबार में मेटल और एनर्जी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि आईटी, ऑटो इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए। रियल्टी, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में दबाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 59 अंकों की तेजी के साथ 58,834 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 36 अंक 17,559 के स्तर पर बंद हुआ। चढ़कर बैंक निफ्टी में 36 अंकों की तेजी देखी गई। यूएस मार्केट का भी हाल देख लेते हैं। खबर तो यही मिल रही कि अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट का दौर है और देखिए आप 500 से ज्यादा अंकों की टूट के साथ डाउ जोन्स कारोबार करता हुआ लाल निशान में नजर आ रहा है और इसी तरह भारी गिरावट के साथ 272 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ नैस्डैक 12,366 के स्तर पर और S&P 500 में भी अच्छी खासी गिरावट। तो अमेरिकी बाजारों में इस वक्त गिरावट का दौर जारी है। भारी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिकी बाजार। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। पाकिस्तान की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, मकानों में पानी घुस गया है, मकान पानी में डूब गए हैं। गाड़ियों की जगह नावों से लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई वाले इलाकों की ओर भाग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सैलाब में बह गए मकान, मच गया त्राहिमाम।
बाढ़ में बह गई कार, पाकिस्तान में आपातकाल। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जल त्रासदी से आवाम कराह रही है। पाकिस्तान की 15% से ज्यादा आबादी सैलाब के सितम से पनाह मांग रही है। पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। स्वात नदी ने तो विकराल रूप धारण कर लिया है। देखिए स्वात नदी किस तरह सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। अपने रास्ते में आने वाली इमारतों को बहा कर ले जा रही है। देखिए कैसे चंद सेकंड में ये दो इमारतें सैलाब में समा गईं। गिलगित बाल्टिस्तान में ग्लेशियर पिघलने से होपर घाटी और नगर खास पर काफी कहर बरपा है। यहां बाढ़ के चलते शमन और तोकरकोट जैसे छोटे गांव बह गए हैं और कई परिवार बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान में अगस्त महीने में 166.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो इस अवधि में औसतन होने वाली 48 मिलीमीटर बारिश से 241% ज्यादा है। सिंध में बारिश ने 62 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा तो सैलाब के सितम से लोग पनाह मांगने लगे। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने सहयोगी बिलावल भुट्टो के साथ यहां का दौरा कर लोगों को ढांढस बंधा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार बाढ़ से बने हालात को संभालने में नाकाम होती नजर आ रही है। लिहाजा सरकार ने एक बार फिर इस राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए दूसरे देशों से मदद मांगी है। वैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को 5.78 लाख करोड़ रुपए के रिलीफ फंड की जरूरत है, जबकि हेल्थ सेक्टर के लिए उसे 12.9 हजार करोड़ रुपए चाहिए। अमेरिका में भारतीयों का बोलबाला दिखता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय अपनी काबिलियत के बूते बुलंदी पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बात कुछ अमेरिकी लोगों को हजम नहीं हो रही है। इसकी एक तस्वीर टेक्सास से सामने आई है। यहां भारतीय मूल की महिलाओं पर नस्लीय हमले का मामला सामने आया है। Oh my God, guys, record. She's hitting me. She's hitting me. Oh my God. Oh my God. गाली गलौज। I'm Mexican and I. Oh my God, she's hitting my friend now. थप्पड़बाजी। Come closer. Come closer. Oh my God, guys, record. धक्का मुक्की। Oh my God. Oh my God. नस्लीय टिप्पणी। अमेरिका के टेक्सास में कुछ इस तरह से भारतीयों के लिए नफरत दिखी। Go back to India. Why? We don't want you here. You don't want to hang out with We don't want you here. If things are so great in your country, then stay there. प्लानो शहर में एक रेस्टोरेंट के बाहर एक मैक्सिकन अमेरिकी महिला ने न सिर्फ कुछ भारतीय महिलाओं को गाली दी, बल्कि उनसे कहती दिखी, आई हेट यू, तुम लोग इंडिया वापस जाओ। If we even talk to you, why did you walk up to us to talk to you? Yes, that's why. Did you guys come to our country? If you are Mexican, why don't you go back to Mexico? And you want here to say you're Mexican. How does that make I'm a Mexican American. I was born here. What makes you think that we are not American? You born here? What makes you think that we are not? Because of the way you speak. Because I'm a Mexican American, but I speak English. The four of us were talking. Why would you come and talk to us and make a racist comment? Now she's hitting the third person. I'm not going to talk to you. दरअसल 4 भारतीय महिलाएं डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में गई थी। जब वो डिनर के बाद रेस्टोरेंट से निकलकर अपनी अपनी कार की तरफ जा रही थी, तभी नशे में धुत ये महिला उनके पास आई और गालियां देने लगी। इस महिला ने न सिर्फ नस्ल भेदी बातें कही, बल्कि ये भी कहा कि भारतीयों की वजह से अमेरिका बर्बाद हो रहा है। अमेरिकी महिला कभी एक भारतीय महिला तो कभी दूसरी भारतीय महिला से बदसलूकी करती दिखी। इसी दौरान एक भारतीय महिला ने फोन कर पुलिस को इस महिला की करतूत की जानकारी दे दी। She is just accusing her. She's making racist slurs. She came to hit my friend and she's coming back to me right now.
she's standing in front of me. We have it all on video. There are 4 of us. जब अमेरिकी महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो माफी मांगने लगी। जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और अमेरिकी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला पर बदसलूकी करने और जानलेवा धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी महिला की पहचान एस्मेराल्डा अपटन के तौर पर हुई है। उसे जमानत के लिए $10,000 का बॉन्ड भरना होगा। प्लानो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। Oh my God! Oh, she's hitting me. She's hitting me. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें। #ZIndia360 ये है हमारा हैशटैग। हम तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।